विश्व पर्यावरण दिवस की मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन संपूर्ण समाज को उसके कर्तव्यों का स्मरण करने का दिन है और इस तरह के उत्सव सेलिब्रेशन का वास्तविक उद्देश्य मात्र औपचारिकता पूरा करना नहीं है, बल्कि समाज के सभी स्तरों पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर के समाज में एक नई चेतना जागृत हो, इसकी कोशिश करना है। इसलिए मैं इसे कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं मान रहा हूं, बल्कि इसे समाज के उत्सव के रूप में हमें देखने की जरूरत है। सिर्फ एक दिन हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, समाधान इससे नहीं हो सकता, बल्कि पर्यावरण के प्रति संवेदना हमारी आदत में शुमार हो जाए, मैं समझता हूं तब हम लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। वह हमारे जीवन में सरल एवं सहज रूप से घुल मिल जाए, जैसा बाकी काम हम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। सारी दुनिया के बदल जाने का सिकवा कैसा, तुम बदल जाओ तो दिन रात बदल जाते हैं। अगर एक एक व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तो तभी हम समाज में परिवर्तन ला सकेंगे। मैंने पहले भी अनेक अवसरों पर इस बात का जिक्र किया है कि हम नेचर से, प्रकृति से, अपने आस पास के क्लाइमेट से अलग नहीं हैं, बल्कि हम प्रकृति का अभिन्न हिस्सा हैं और उससे अलग हमारे अस्तित्व का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि निस्वार्थ भाव से प्रकृति ने हमें वह सब कुछ दिया है जो एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक होता है, और इसलिए हमें भी प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और उसके संरक्षण के प्रयास करने चाहिए। साथियों, संयोग से बीते हुए कल यानी 4 जून को एक देश के बड़े मशहूर संत हुए कबीरदास जी, उनकी जयंती थी और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के समाज को जागृत करने के लिए एक बड़ी अच्छी सी कविता लिखी थी। उसकी 2 पंक्तियां मैं आपको उद्धृत करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा, वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ये बड़ी गूढ़ बात है कबीरदास की। प्रकृति और संत, ये दोनों का स्वभाव एक ही है और दोनों उपकार का काम करते हैं, परोपकार का काम करते हैं। पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना जल नहीं पीती, और ऐसे ही संत भी मनुष्यों के परोपकार के लिए ही अवतरित होते हैं। हमारे जो पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं, अगर उनमें भी आप देखेंगे तो भगवत गीता में एक श्लोक है, अस्वतः सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में भी जीवन है, और भगवान कृष्ण तो खुद ही वृक्षों में पीपल हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया। ये हमारी संस्कृति रही है प्राचीन काल से लेकर, और अब तक भारतवर्ष इकोलॉजी और इकोनॉमी में बैलेंस स्थापित करके आगे बढ़ा है। आज हम इकोलॉजी को रिस्टोर करने तथा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के जो भी उपाय कर रहे हैं, मैं मानता हूं आने वाली पीढ़ियों के लिए, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हों या शहर में रहने वाले लोग हों, एक प्रकार से वरदान साबित होंगी। और कबीरदास जी की कही हुई बात, जिस दिन समाज के सभी वर्ग में और सभी स्तरों पर एक जागृत चेतना के रूप में जन्म लेगी, उस दिन हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। जैसा मेरे पहले भी अनेक वक्ताओं ने बताया, इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम, या मैं कहूँ कि संकल्प, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। यूनाइटेड नेशंस ने सभी देशों को एक स्लोगन दिया है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस स्लोगन को संकल्प में परिवर्तित करने और उसकी सिद्धि करने की जिम्मेदारी केवल जम्मू कश्मीर प्रशासन, वन और पर्यावरण विभाग की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
एक बड़े मशहूर लेखक हैं युवल नोआ हरारी, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का जिक्र करते हुए समाज की चेतना पर बड़ा करारा प्रहार किया और इंसान के प्रकृति के प्रति व्यवहार को बड़े कड़े शब्दों में परिभाषित किया है। युवल ने लिखा है कि हजारों साल से इंसान ने इकोलॉजी के सीरियल किलर के रूप में काम किया है और आज उसका स्वभाव मास मर्डरर की तरह हो गया है। और युवल ने चेतावनी दी है कि अगर हम इसी तरह व्यवहार करते रहेंगे तो शायद भविष्य में मानव सभ्यता के खत्म होने का खतरा पैदा हो सकता है। कुछ लोगों को शायद यह बात भय उत्पन्न करने वाली लगे और युवल लोगों को अलार्मिस्ट के तौर पर भी दिख सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज का आज समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ रहा प्रभाव इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं उनकी बात में सच्चाई ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों में विज्ञान ने जितनी तरक्की की है, प्रकृति की धन संपदा संयोग से या दुर्भाग्य से मैं कहूँ उतनी ही कम होती गई है। अगर हमारा प्राकृतिक तंत्र, हमारी इकोलॉजी कमज़ोर पड़ती रहेगी तो साइंस ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को खतरा पैदा हो सकता है। और जिस रफ्तार से हम तरक्की कर रहे हैं, यकीन मानिए वो तरक्की रुक जाएगी। साथियों, इस वर्ष पर्यावरण दिवस पर जन जन में इस चेतना को पैदा करना होगा और प्लास्टिक प्रदूषण पर लोगों की कार्रवाई, उनका योगदान बहुत मायने रखता है। अभी आपने शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से देखा एक सराहनीय प्रयास वन पर्यावरण विभाग ने किया है। हमारे बच्चे विशेष रूप से इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए तथा इस प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए सरकार के साथ जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक इससे मुक्ति हमें नहीं मिलेगी। इसी सभागार में पिछले महीने संपन्न हुई G20 की मीटिंग में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने सस्टेनेबल टूरिज्म तथा इको टूरिज्म पर बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। ये सच है कि 55% फॉरेस्ट और ग्रीन कवर तथा 42 प्रकार की वन्य प्रजातियों के साथ जम्मू कश्मीर देश में सबसे विविध जंगल वाले क्षेत्र में शामिल है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हमें इसके संरक्षण और इसमें और अधिक वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास भविष्य में करने होंगे। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर आज तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है और टूरिज्म सेक्टर नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है, उस परिदृश्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक बेहतर संतुलन सुनिश्चित करने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। समाज के लोगों को भी इसमें आगे आने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारा वन विभाग क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण पर हो रहे प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के निरंतर प्रयास आगे भी जारी रखेगा। इस दिशा में ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर ड्राइव योजना, हर गांव हरियाली, पेड़ लगाएं बेटी के नाम, अनेक पहल ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मुझे भरोसा है कि हम विकास तथा पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भविष्य में आप सबके सहयोग से जरूर कामयाब होंगे। पिछले कुछ महीनों में अनेक रिसर्च पेपर्स आए हैं और जिसमें कहा गया है कि विनाशकारी क्लाइमेट चेंज को रोकने और जैव विविधता के नुकसान को कम करने में यह जो दशक है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है और इसके लिए प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना अनिवार्य होगा। अगर हम अगले 10 सालों में अपनी इकोलॉजी को रिस्टोर करने में चूक गए तो आने वाले समय में कम से कम 1 मिलियन प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं और पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो जाएगा कि कम से कम 3 बार पूरे प्लेनेट को उसे ढका जा सकेगा। तस्वीर बड़ी भयावह है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि अब हम सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस दिशा में करें। समाज के साथ
बिजनेस को भी इस बात को समझना होगा कि जब तक इकोलॉजिकल सिस्टम मजबूत है तभी तक वह वेल्थ और हेल्थ का सोर्स है। इसलिए चाहे वो जंगल हो, नदियां हों, हमारी झीलें हों, पहाड़ हों, घास के मैदान हों, खेत हों या शहरी परिदृश्य हो, सभी को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बर्फ से ढके पहाड़ों, शानदार जंगलों, अल्पाइन घास के मैदानों, शांत झीलों और नदी की धाराओं की हमारी प्राकृतिक विरासत को प्लास्टिक प्रदूषण तथा अन्य सभी प्रदूषण से बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि आज हमारा ये संकल्प होना चाहिए और उस हिमालयी परिदृश्य की अपार पर्यटन क्षमता विकास की व्यक्तिगत क्षमता बन सके, इसके लिए हमें एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक बड़ा प्राचीन ग्रंथ है अपने देश का, अथर्ववेद, उसकी एक लाइन में कोट करना चाहूँगा, जिसमें कहा गया है कि हे प्रभु, जो भी पेड़ मैं काट रहा हूँ वह फिर जल्दी से बड़ा हो जाए। यह प्राकृतिक धरोहर को सहेजने की हमारी संस्कृति तथा सभ्यता को दर्शाता है और यह भय उत्पन्न करने वाली बात नहीं है, बल्कि सामान्य सी बात है कि जब तक धरती और हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तभी तक हम सबका भविष्य भी उज्जवल है। साथियों, अभी 3 तारीख को पेरिस में 169 मेंबर स्टेट्स प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। एक बात जो निकल कर के सामने आई वह यह थी कि लंबे समय तक प्लास्टिक पूरे विश्व में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था। पूरा विश्व इस बात को अब स्वीकार कर रहा है कि प्लास्टिक को हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों से दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें आज प्लास्टिक के उपयोग में सर्कुलेटरी प्रिंसिपल को अपनाना होगा। जैसा मेयर साहब ने कई बार बताया, मैं उसको फिर दोहराना नहीं चाहता हूँ। इन कदमों पर हमें निश्चित रूप से मिलकर के काम करना होगा। मैं एक और तथ्य देख रहा था, पूरे दुनिया की आबादी करीब 8 बिलियन है। पूरे विश्व में हर साल 408 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा हम अपनी आदतों और व्यवस्था की वजह से इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इंसान के वजन के बराबर का प्लास्टिक का कचरा हर साल ये धरती झेल रही है। इसलिए यह कम प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए उत्पादों को नया स्वरूप देने का समय है और कम प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए प्रोडक्ट पैकेजिंग, शिपिंग को नया स्वरूप देना होगा। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कदम उठाए हैं। 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अधिसूचित किया गया। एक ऐसा कदम था जो प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकेगा। इन नियमों को जुलाई 2022 में किए गए दूसरे अमेंडमेंट के साथ संशोधित भी किया गया है, जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी निर्धारित करती हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी इस खतरे को रोकने के लिए कानून बनाकर प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी था जिसने प्लास्टिक कैरी बैग और प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। ग्रीन लाइफ कॉन्टेस्ट के माध्यम से सस्टेनेबल लिविंग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने का सफल अभियान भी चला है। मैं ग्रीन लाइफ कॉन्टेस्ट के लिए डिपार्टमेंट तथा सभी नागरिकों को और ख़ास तौर से बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि मिशन लाइफ आने वाले भविष्य में प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करता रहेगा, क्योंकि समाज के पास ही परिवर्तन लाने की शक्ति है और उसके लिए सभी नागरिकों को उन 4 स्टेप्स पर काम करने की आवश्यकता है। साथियों, मेरा आग्रह है कि शहरों में आपके जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों को हम जरूर शामिल करें, ताकि शहरी क्षेत्रों में
प्लास्टिक प्रदूषण को हम निश्चित रूप से कम कर सकें। मैं चाहूँगा कि पूरा जम्मू कश्मीर इस बात से अवगत हो जाए कि एक तरफा विकास कभी भी सफल नहीं हो सकता। स्वेच्छा से लोगों को इस कार्य में शामिल होकर जन भागीदारी की भावना से प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौतियों का सामना करना होगा और उसे हल करने के प्रयासों में सबको शामिल होना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि पर्यावरण के बारे में तेजी से जागरूकता बढ़ी है, खास तौर से नौजवानों में विशेष रूप से जागरूकता बढ़ी है। हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को जंगल, नदियाँ तथा प्रकृति का लगातार संरक्षण मिलता रहे, इस पर हम सबको अनवरत काम करना पड़ेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मेरा आग्रह होगा और डिपार्टमेंट तथा सभी स्टेक होल्डर्स इस पर मिलकर के काम करें। प्लास्टिक की सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना होगा हमें और लोगों को नए डिज़ाइन सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए हमें प्रेरित करना होगा, अभियान चलाकर प्रेरित करना होगा। आप सोचिए, मात्र रिसाइकलिंग के द्वारा हम 2040 तक लगभग 20% प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में कामयाब हो सकते हैं। और जो लोग भी प्रोडक्ट की रीडिज़ाइनिंग और रीपैकेजिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, उन्हें कैसे हम इंसेंटिव दे सकते हैं, उनको कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि आज ये पूरी दुनिया में हो रहा है। हमें भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से रोजगार के कैसे अवसर हम पैदा कर सकें, ये हमारे लिए, मुझे लगता है कि आज मैं देख रहा था जो आपने प्रदर्शनी लगाई है, जम्मू कश्मीर के बाहर के भी कई लोग आए हैं और उन्होंने बड़ा सफल प्रयोग, मुझे लगता है कि उनका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, इसलिए हमें उनका भी उपयोग करना चाहिए। इन सभी प्रयासों में डिपार्टमेंट तथा समाज के सभी वर्गों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबका सहयोग, आप सबके व्यक्तिगत प्रयास अगर होंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। मैं एक बार फिर से धीरज गुप्ता जी, जग्गी साहब, इनकी पूरी टीम और ऐसे लोग जो सरकारी काम में तो नहीं हैं लेकिन पर्यावरण को लेकर के अपने अपने स्तर पर विशेष प्रयास कर रहे हैं, इन सब के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जो वास्तविक विरासत है, उस विरासत को सहेजने में हम सब सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।